सो हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल एम आई ऑडिबल? क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैं ऑडिबल हूँ या नहीं हूँ? ओके सो ओके सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन गाइस। Okay guys, so let's start the session. So first of all, I would like to introduce myself. So my name is Narendra Mathuria and I have cleared this UPSC CSC examination 2025 with All India rank 879, and I passed from IIT Kanpur in electrical engineering in 2021, and तब से मैं प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा था. सो हाँ, थोड़ा टाइम लग गया बट अभी मैं थैंकफुल हूँ यूपीएससी टाइम्स यूट्यूब चैनल को जिन्होंने मुझे एक मौका दिया है अपनी प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू स्ट्रेटेजी को शेयर करने के लिए. सो सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से पूरी स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूँ. उसके बाद आप लोगों के जो भी डाउट्स वगैरह हों वो आप लोग पूछ सकते हैं आके. कमेंट सेक्शन कहाँ से आता है? ओके ओके सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे अपनी प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी के लिए. सो प्रीलिम्स में आपको क्या करना है? प्रीलिम्स में आप सबको पता है कि दो पेपर होते हैं अपने. पहला होता है अपना जीएस का पेपर, देन सेकंड होता है अपना सी सेट का पेपर. सो दीप कोड़ा, हाउ टू मेक यूपीएससी मेन शॉर्ट नोट्स, प्लीज़ टेल मी इन डिटेल. तो मैं एक बार फॉर्मेट आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ. पहले मैं अपनी तरफ से 10-15 मिनट में अपनी तीनों चीज़ों की स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूँ. उसके बाद आप लोगों को जो भी डाउट हो वो अपन ले लेंगे. क्या है कि अभी फिर वरना रिपीटेशन हो जाएगा, क्योंकि अभी आप जो पूछ रहे होंगे वो कहीं ना कहीं मैं कवर करूंगा ही कॉम्प्रिहेंसिवली. सो अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि जो नहीं समझ में आई है या फिर कुछ जो आपको और क्लियरिटी के साथ जानना है तो तब आप पूछ सकते हैं. ठीक है. सो सबको फर्स्ट ऑफ ऑल अपन प्रीलिम्स की बात करते हैं. ठीक है. प्रीलिम्स में दो सब्जेक्ट होते हैं अपने, जीएस का और सी सेट का. तो जीएस के अंदर अगर आप देखेंगे तो अपने 4-5 कोर सब्जेक्ट्स आते हैं. पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जोग्राफी, एंड देन हिस्ट्री, एंड देन साइंस एंड टेक. उसके बाद अपने मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं कुछ, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह कुछ कभी कभी फैक्ट पूछ लेते हैं, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह के कभी कभी कुछ कुछ फैक्ट्स वगैरह पूछ लेते हैं. ये सारी चीज़ें होती हैं जनरली. ठीक है. इसके अलावा अपना करंट अफेयर्स. तो यही चीज़ें हैं. तो अपन को इन चीज़ों के पे बात करेंगे अपन टॉपिक वाइज कि अपन किस सब्जेक्ट को कैसे पॉलिटिकली हैंडल. वेयर डिड यू गेट योर मोटिवेशन फ्रॉम सर? यार मोटिवेशन का मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं. मतलब आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, आपको लगता है कि आपका क्लियर हो सकता है. तो मोटिवेशन अंदर से ही आता है. और जब एक टाइम के बाद सिर्फ करियर ऑप्शन भी नहीं बचे होते हैं, और जब आपको लगता है कि नहीं आप थोड़ा सा पुश मार के और कम कर सकते हो, तो मोटिवेशन अंदर से ही आ जाता है. ठीक है. तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले पॉलिटी के लिए. देखो पॉलिटी के लिए आप, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूँ. कोई भी एक स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो कर लो. या तो आप लक्ष्मीकांत कर लो फॉलो. लक्ष्मीकांत नहीं करना चाहते तो कुछ लोग बोलते हैं कि एक जो दूसरी कुछ एक दो बुक्स और आती हैं वो कर लो. या कुछ लोग बोलते हैं किसी कोचिंग का मटेरियल फॉलो कर लो. तो कोचिंग के मटेरियल के मैं बोलता हूँ कि एक PW ओनली इसकी बुक आती है उड़ान के नाम से. अगर आपको लगता है कि पॉलिटी बल्कि है और आपका काफ़ी टाइम जा रहा है और आपको समझ है पॉलिटी की, बस आपको फैक्ट्स रिवाइज करने हैं, तो उस केस में आप इन कोचिंग के मटेरियल्स को भी फॉलो कर सकते हो. कोर कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी फॉलो करो उसे कम से कम 10-15 बार रिवाइज कर लेना पेपर से पहले. और पॉलिटी के PYQs लगा लेना. PYQ के लिए मैं आपको बताता हूँ, PYQ आपको सारे सब्जेक्ट्स के लगाने हैं, आप इसको सब में इंक्लूडेड मानिएगा. एंड में मैं आपको अलग से ही बता दूंगा कि आप PYQ के लिए और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. ठीक है. ठीक है. तो एंड में मैं आपको
अलग से बता दूंगा कि PYQ आप कैसे एनालाइज कर सकते हो और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं अपन पॉलिटी की। पॉलिटी के लिए मैंने आपको बताया कि जो भी स्टैंडर्ड सोर्स है कोई भी एक उठाओ, उसमें से देखो क्या उसमें सारे फैक्ट्स दे रखे हैं डिटेल में, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो और उसको रिवाइज करो बस। साथ में PYQ लगाएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे, उसकी बात करेंगे कि क्या लगाना क्या नहीं लगाना। तो पॉलिटी के लिए ये। सेकंड बात करते हैं हमने इकोनॉमी के लिए। यार देखो इकोनॉमी के लिए अब ऐसा है कि अगर आपने कहीं से फाउंडेशन कोर्स वोर्स कहीं से किया है तो आप अपने फाउंडेशन के नोट्स फॉलो कर सकते हो। नहीं करना चाहते तो मैं बोलता हूँ कि एक बुक आती है, हाउ वॉज योर प्रीलिम्स स्ट्रेटजी सर। यार वही तो बता रहा हूँ मैं, है ना। तो अब इकोनॉमी के लिए क्या होता है, इकोनॉमी के लिए सिंपल सी बात है, सिंपल बात है। एक बुक आती है विवेक सिंह के नाम से, आप लोग वो फॉलो कर लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। मैंने वो फॉलो की थी, मैंने उससे ही पढ़ा पूरा, और उससे मतलब मेरे इकोनॉमी काफ़ी अच्छी हो रखी है और उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तीसरी बात करते हैं एनवायरनमेंट के लिए। यार एनवायरनमेंट के लिए ऐसा है, 2-3 बुक है मार्केट में, शंकर IAS है, PMFIS। मैं ठीक है, शंकर IAS आती है, PMFIS आती है। यार मैं उन बुक्स पे बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत बल्कि हो जाती हैं। और एनवायरनमेंट में ऐसा होता है कि अगर 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6-7 क्वेश्चन आपकी समझ से और उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो बचे। और बहुत कम, जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी में ऐसा होगा कि अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो 13 क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से आ जाएंगे। इन्वायरमेंट और पॉली लक्ष्मीकांत कितने पन्नों की होगी, 600-700 पन्नों की, तो वो वर्थ इट है थोड़ी सी। बट सेम चीज़ अगर आप PMFIS के साथ करेंगे तो 12 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 ही क्वेश्चन आएंगे। 2-3 क्वेश्चन नहीं से ऐसे टपक जाएंगे जो किसी को नहीं आते होंगे। 2-3 क्वेश्चन हमें UPSC वाले डाउट दे देते हैं जिनमें मोस्टली वो गलत आंसर दे देते हैं अपना, आप देख लीजिएगा, है ना। तो या फिर क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन एनवायरमेंट का असल कैंसर हो ही जाता है ना। तो अब बची तो 3-4 क्वेश्चनों के लिए अपन 500 पेज की माथाफोड़ी तो नहीं करना चाहेंगे। तो एनवायरमेंट के लिए मैं आपको बोलता हूँ, सिंपल सी बात है, आप तो कुछ एनसीईआरटी के है ना टॉपिक्स के वो हैं, 4-5 चैप्टर हैं एनवायरनमेंट के, आप वो पढ़ लीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप करंट इन्वायरमेंट को करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से पढ़िए। आप ये देखिए, जैसे आप जो भी मैगजीन फॉलो करते हैं करंट अफेयर के लिए, आप देखिए कि उसमें इन्वायरमेंट की क्या क्या न्यूज़ है, फिर उसको और डिटेल में जानने की रही है तो उस पर्सपेक्टिव से पढ़िए आप कौन सी स्पीशीज न्यूज़ में कौन सा ठीक है। 3 नए वेटलैंड बने हैं, कोई करंट अफेयर आया कि 2 नए वेटलैंड बने हैं, तो उनको देखिए कि वेटलैंड, अच्छा वेटलैंड क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या होता है, रामसर कन्वेंशन कब आया था, 1971 वगैरह वगैरह। तो इस पर्सपेक्टिव से चलेंगे आप तो काफ़ी ज़्यादा फायदा रहेगा आप लोगों को इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है अपनी हिस्ट्री। यार देखो हिस्ट्री के लिए सिंपल सा है, स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, वो पढ़ लो अच्छे से, उसको रिवाइज करते रहो बार बार। और मैं वही बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें लगता है स्पेक्ट्रम बल्कि है, तुमसे ज़्यादा बार रिवाइज नहीं हो पाती तो कोई दिक्कत नहीं है। उड़ान या फिर कोई दूसरी पल्स वगैरह कोई कोचिंग की कोई छोटी बुकलेट है, उसको फॉलो कर लो। द कंडीशन इज दैट कि उसको फॉलो करना है तो उसको ही फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि आपने पूरे पूरी प्रिपरेशन में स्पेक्ट्रम पढ़ी और 4 दिन पहले आप सोच रहे हो रिवाइज नहीं हो पाएगी तो उड़ान पढ़ने लग गए, ये सब नहीं। जो स्टार्टिंग से लेके एंड, स्टार्टिंग से उड़ान पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग से उड़ान पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग से पढ़ो। ज़्यादा फैक्ट का अंतर नहीं है तो 2-4 फैक्ट का, मतलब मुश्किल से मान लो 10-15 फैक्ट्स का अंतर आएगा उन दोनों किताबों के डिफरेंस में, और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो UPSC क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। तो है ना, इन चीज़ों के पीछे इतना नहीं भागना है, ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ थिंग आती है अपनी ज्योग्राफी। यार देखो ज्योग्राफी के लिए ऐसा है, ज्योग्राफी के अपने 3-4 पार्ट होते हैं इसमें, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग वगैरह आता है, और ह्यूमन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में 2 पार्ट होते हैं, कॉन्सेप्चुअल और मैपिंग। यार देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंडियन और फिजिकल के लिए सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़नी है और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई सी भी बुक हो, GC लियोंग वगैरह कुछ नहीं। आप पुराने साल के क्वेश्चन उठा के देखो, वर्ड बाय वर्ड उठाते हैं और वर्ड बाय वर्ड उसके अंदर डाल देते हैं, बस नोट डाल देते हैं वगैरह वगैरह करके, और सारे की फिजिकल ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन, आई मीन सारे क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी के सिर्फ NCERT में आपको मिल जाएंगे। मुश्किल से होता है कि 1-2 साल में कोई एक क्वेश्चन अजीब आ गया फिजिकल ज्योग्राफी का, वरना 6-7 सवाल जितने भी आएंगे सारे के सारे NCERT में मिलेंगे। उसके लिए अपन को कौन सी NCERT पढ़नी है, 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी के NCERT, और 11th क्लास की ही इंडियन ज्योग्राफी के NCERT। अब आते हैं अपन मैपिंग की बात करते हैं। तो मैपिंग में 2 चीज़ें आती है। एक मैपिंग में चीज़ आती है
इंडियन मैपिंग जिसमें रिवर माउंटेन वगैरह इंडिया के पूछते हैं, एक आती है वर्ल्ड मैपिंग जिसमें मोस्टली कंट्री पूछते हैं या फिर कभी कभी लेक या फिर वो कुछ पूछ लेते हैं। यार देखो, इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको कोई कहीं से मैपिंग की क्लास लेने की 4-4 5-5 घंटे की मैराथन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो इंडियन ज्योग्राफी में जो मैपिंग दे रखी है, रिवर के चैप्टर में बता रखा है कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, इसमें कौन कौन सी जो ट्रिब्यूटरीज हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं मैप दे रखा है, उन्हीं को पढ़ो आप, उन्हीं के आप अपने नोट्स बना लो, उन्हीं को गूगल वगैरह कर लो। ठीक है, ये कर लो, मोर देन सफिशियंट है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं तो मैंने पर्सनली क्या किया था, पहले एक फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी जो थी वर्ल्ड ज्योग्राफी काफ़ी कमज़ोर थी, तो मैंने क्या किया था, शून्य IAS की कुछ प्ले लिस्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो ऐसा कुछ है, 40-40 45-45 मिनट की हैं, एक सर हैं, वो 2-3 साल पहले लिया था उन्होंने। तो मैंने ना उनके नोट्स बना लिए अपने, उनके मैंने बेस नोट्स बना लिए। अब हर साल क्या होता है, मैं करंट अफेयर में कुछ कुछ उनके अंदर ऐड कर देता हूँ। बाकी बेस नोट मेरे वही हैं, और वो इतने कंसोलिडेट कर लिए मैंने कि वो मैक्स टू मैक्स पूरी की पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी मेरी 3-4 घंटे में टोटल रिवाइज हो। ये हो गया अपना। ये साइंस एंड टेक की बात करें, यार देखो साइंस एंड टेक में ऐसा है, कुछ बुक्स वगैरह आती हैं साइंस एंड टेक में, है ना, मतलब कुछ अग्निहोत्री पता नहीं कोई 1-2 सर हैं उनकी, मतलब बुक वगैरह आती है, बहुत मोटी बुक आती है, कुछ आता भी नहीं है वहाँ से। सेम जो एनवायरनमेंट में के लिए कि आपको वो भी साइंस एंड टेक में करना है, करंट अफेयर पे अप्रोच रख के प्रीवियसली देखना है कि जैसे ठीक है टोकामक न्यूज़ में है, टोकामक न्यूज़ में, तो टोकामक क्यों न्यूज़ में, न्यूक्लियर फ्यूजन है, कौन कौन सी कंट्री उसके अंदर है, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, वगैरह वगैरह। तो आपको इसी स्ट्रेटेजी से चलना है इसमें। तो अपने यहाँ पे कोर सब्जेक्ट सारे खत्म हो गए। ये मिसलेनियस का ऐसा है, जब आप मेंस वेंस की तैयारी करोगे तो थोड़ा बहुत आपको पता लग जाएगा, बाकी वो करंट अफेयर से कवर हो जाता है। अब बात करते हैं करंट अफेयर कहाँ से करें। यार देखो, बेस्ट सोर्स तो करंट अफेयर का होता है न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो आप, अपने थोड़े छोटे शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, पूरे साल भर में आपके इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, रोज आप नोट्स नहीं बना सकते न्यूज़पेपर के। तो अब आप उसके लिए क्या करेंगे, देखो 2-3 तरीके हैं। या तो आप मंथली मैगजीन पढ़ लो, वो भी मेरे को बहुत वो लगता है यार, मंथली मैगजीन इतना मोटिवेशन रहता नहीं है। या आप जो ईयरली कंपाइलेशन आते हैं प्रीलिम से पहले, आप या आप वो भी पढ़ सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि जो ईयरली कंपाइलेशन आते हैं वो पढ़ो, क्योंकि कंसोलिडेटेड होता है। और मेन जो प्रीलिम्स क्लियर करने का जो एक टारगेट होता है ना, वो अपना टारगेट, मेन टारगेट अपना प्रीलिम्स क्लियर करने का स्टैटिक से ज़्यादा आता है ना कि करंट से। स्टैटिक का वेटेज हमेशा करंट से डबल होता है या उससे भी ज़्यादा होता है। तो करंट के लिए आप थोड़ा बहुत जो पीटी वीटी जो भी होती है आप वो पढ़ सकते हो, उसके अलावा मेरे को नहीं लगता और उसको ज़्यादा करने की जरूरत है। तीसरी बात करते हैं मॉक टेस्ट की, कितने मॉक टेस्ट लिखना है। तो यार मेरे अकॉर्डिंग तो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लिखना चाहते हो उतने ज़्यादा लिखो। आई वुड से कि मिनिमम टू मिनिमम आप लोगों को मॉक टेस्ट, मतलब 60-70 मॉक टेस्ट तो आपको देनी चाहिए। बाकी आजकल 1-2 साल से कुछ एक वेव चली है कि हर कोचिंग अपना ओपन मॉक टेस्ट कराता है, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी फ्रूटफुल। आप जा सकते हैं, और संडे सैटरडे को बीच में भी होते रहते हैं। मतलब आई थिंक नेक्स्ट IAS वाले 4-5 मॉक टेस्ट फ्री करवाते हैं, और फिर श्री राम वाले करवा रहे हैं अनुभूति के नाम से। तो आप ये सारे मॉक टेस्ट आप देते रहिए, इनमें कुछ इतना वो नहीं है, आप डेली जाके दे आए करिए। तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, जो लोग पहली बार अपना प्रीलिम्स दे रहे हैं, वो लोग सेक्शनल टेस्ट बहुत जरूरी लगाना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी फर्स्ट अटेम्प्ट में आती नहीं है। तो अगर आप सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे तो अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काफ़ी अच्छी तरीके से आएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना। ये लास्ट बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए PYQ कैसे करना है। यार देखो, मैं आपको बताता हूँ तरीका। आप क्या करना, आप अपने जो PYQs है ना उनको प्रिंट आउट, गुड इवनिंग, जय हिंद सर, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, जय हिंद भाई। तो अब क्या करना है ना, अपन देखते हैं PYQ के लिए क्या करना है अपन को। तो देखो, PYQ के लिए अपन को सिंपल सी बात है, आप क्या करिए, टॉपिक वाइज तो आप करेंगे। जब आप जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी के आपको जहाँ से भी पढ़ोगे उसमें PYQ मिल जाएंगे, तभी सर्च वर्च करके कर सकते हो। मेन एजेंडा इज कि अच्छे से एनालाइज कैसे करें। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप जो प्रिंट आउट निकलवाना PYQ का सबका, और हिंदी वाला पेज हटा देना, तो इंग्लिश वाला रहा तो वो, और 10 साल की प्रिंट आउट निकालो तो इतनी मोटी कुछ बुकलेट सी बन जाएगी अपनी, इतनी मोटी उसमें। अब उसको क्या करिए, उसको सुबह शाम उसको लगाइए, 20-25 क्वेश्चन लगाते रहिए। जो भी आपको डाउट आ रहा है कि अच्छा इसमें ये ऐड हो सकता था, कि ये जो ऑप्शन दे रखा है ये रिपीट हो सकता है, तो उस ऑप्शन के बारे में वहीं लिख लीजिए, यहाँ पे क्या दे रखा है। कोई भी आपको लग रहा है कि यार मैं अगर इसमें ये सोचता तो मैं ये सही कर देता, तो उसको लिख लीजिए साइड में। तो क्या करना है, इट्स
नॉट फीजिबल टू, अच्छा ठीक है। तो मैं इसको पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या। तो आपको क्या करना है ना, यही करके जो भी ऑप्शन आपने देखा, तो जो भी आयुषी तो आयुषी जी मैं आपको बताता हूँ अभी, है ना, ये थोड़ा कंप्लीट कर लूँ मैं ये वाला पार्ट, फिर आपकी बात पहले मेन से जाने, मेन पे स्विच करने से पहले पहले इस पर डिस्कस कर लेंगे अपन। तो अब आपको क्या करना है ना, कि आपने लिखा, मतलब वो पी वाई क्यू आपने प्रिंट करा लिए, प्रिंट करा के जैसे आपने ऐसे प्रिंट करा लिया, इसी में है ना यहाँ पे कोई क्वेश्चन था, इसी में आप यहाँ पे लिख दीजिए कि ऐसे इसमें आ रही है। तो ए ऑप्शन है ना, इसमें ये चीज़ें हैं, जैसे जैसे मान के चलो कोई ऑप्शन है, तो उसके अंदर 4 ऑप्शन दे दिए कि लाइक सेबी, पी एफ आर डी है, आर बी आई, या फिर इरडाई। तो सेबी आंसर, सेबी पे अब कोई फैक्ट है जो आपको याद करना, तो सेबी भी वहीं पे लिख लो कि कब बनी थी, कहाँ पे ऑफिस है, आरबीआई कब बनी थी, कहाँ पे ऑफिस है, क्या। ठीक है, तो आप ऐसे करके जाते जाइए। और दूसरी चीज़ क्या करिए, जब कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपको लगता है कि यार ये मैं इसको ऐसे सोचता तो मैं इसको ऐसे लिख देता, ऐसे, तो उसको वहीं पे लिख लीजिए कि मेरे को यहाँ पे ये सोचना चाहिए था, मेरे को यहाँ पे डाटा की वजह से गलत मारना चाहिए था। तो जब आप इनको रिवाइज करिए ना, तो जो लोग आजकल मार्केट में चल रहे हैं कि आप एलिमिनेशन करिए, आप ये लगाइए, आप डाटा देख के करते, तो आप जब ये करेंगे ना, तो ये चीज़ें जो एलिमिनेशन वाली होती है अपने आप ही आ जाएंगी। मैंने फ्रेंडली 3-4 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं अपने 4-5 अटेम्प्ट की जर्नी में, मैंने 3-4 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं। और द थिंग इज दैट कि मेरा प्रीलिम्स कभी भी रुका नहीं है, मेरी हमेशा जीएस गेट ऑफ क्लियर हुई है। द ओनली एंड ओनली एडवांटेज फॉर मी इज दैट कि मैं हमेशा, है ना, इसी इसी पैटर्न पे मैंने पेपर दिया है अपना, हमेशा। मैंने कहीं से कोई ट्रिक नहीं सीखी, लेकिन फिर भी मेरे काफ़ी अच्छे खासे नंबर आ जाते थे। मैं यही सोच के देता था कि अच्छा ठीक है, कि मैंने पहले पी वाई क्यू में ये पैटर्न देख रखा है, पी वाई क्यू में एक क्वेश्चन वैसा था, तो मैं इसको भी ऐसे मार सकता हूँ। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। हाँ, तो प्रीलिम्स से जो पूछा गया कि एनालाइज कि टेस्ट को एनालाइज करना जरूरी है या फिर टेस्ट देना जरूरी है, तो देखो यार, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। जितना टेस्ट देना जरूरी है, उससे ज़्यादा आई थिंक एनालिसिस ज़रूरी है। और अगर एनालिसिस के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो देखो लगने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ गलत नहीं है। सी सेट या सी सेट पे आते हैं, सी सेट पे आएंगे अभी, इसके बाद में सी सेट ही बताने वाला था। तो आपको टाइम अगर लग रहा है, तो आप परेशान मत हो, आप टाइम लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 घंटे, 5 घंटे में, मैं भी जब पहली बार मतलब स्टार्टिंग में जब मैं दे रहा था, तो मेरे को भी 3-4 घंटे लग जाते थे। जितना टाइम दोगे आप, उतना ही अच्छा होगा, धीरे धीरे करके वो टाइम अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस देते रहना है, इस प्रोसेस में लगे रहना है, और फ्रूटफुल रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे। यार अब बात करते हैं सी सेट के लिए। तो यार देखो, सी सेट के लिए कोई कोचिंग वगैरह ये सब ज्वाइन करना मेरे को तो सही नहीं लगता। अगर आपने फाउंडेशन किया और आपने सी सेट की क्लासेज हैं, तो वो देख लीजिए, अलग से मेरे को लगता नहीं ज्वाइन करना चाहिए। आप क्या, वही वही सीख लीजिए, आप पेपर उठाइए, पी वाई क्यू उठाइए, आप पूरा पेपर लगाइए, आप देखिए आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने टाइम का क्वेश्चन कोई गलत कर दिया, तो आप क्या करिए, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, पीटी शॉर्ट नोट्स टेस्ट सीरीज से बना सकते हैं। हाँ यार, इस पे आते हैं भी, है ना, इस पे बाद में लेंगे, इस क्वेश्चन को भी लेंगे। तो अब सी सेट के लिए जो मैं बता रहा था, पी वाई क्यू निकालिए, पी वाई क्यू आराम से देखिए अपना, आप देखिए कि अच्छा इसमें यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें मैं कर सकता था, तो उसी को सॉल्व करिए। तो अब आपको पता लगा कि आपसे टाइम के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आप यूट्यूब कर लीजिए कि टाइम के क्वेश्चन सी सेट वाले कैसे होंगे, कोई एक दो मास्टर मिल जाएंगे बढ़िया से, बता देंगे 2-4 मिनट में कि यार इसको ऐसे ऐसे कर लिया करो, वहीं पे लिख लो। दोबारा आए तो उस क्वेश्चन को ही सर्च कर लो। तो ऐसे धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते रहोगे, डेली अपने 1-2 घंटे देते रहोगे, तो सी सेट बहुत ज़्यादा सॉलिड बन जाएगा। और ऐसे ही करना है, और इसमें ज़्यादा कुछ कोचिंग वोचिंग लेने के लिए और 10-15 हज़ार रुपये देने के लिए मेरे को लगता नहीं ज़रूरत है, क्वालिफाइंग ही होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। रही बात नोट्स बनाने की कि शॉर्ट नोट्स और बनाने चाहिए नहीं बनाए, यार देखो सबके अपने अपना, यार कॉन्सेप्चुअल क्लासेस या फिर डायरेक्टली करंट अफेयर्स, देखो आप कुछ कुछ जो कोर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं वो आप ले सकते हो, जैसे नैनोटेक की कोई कोर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, या फिर किसी और चीज़ की, या फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि क्लासेस आपको कॉन्सेप्चुअल लेना जरूरी है, तो एक दिन सब कुछ हटाओ, एक दिन आई एम परसुइंग बीटेक थर्ड ईयर, यार इस पर भी बात करेंगे, है ना। तो आप क्या करो, एक दिन सारी चीज़ें आप हटाओ, एक दिन आप बैठो और 3-4-5 जितनी भी 5-6-7 जितनी भी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होंगी, 2x 3x करके एक बार में देख डालो, ताकि आपको मन को भी शांति रहेगी कि ठीक है कुछ कुछ देख लिया, और दूसरा आपको कुछ नॉलेज भी गेन हो जाएगी अच्छी खासी।
कोर आपका ध्यान करंट अफेयर वाले की तरफ होना चाहिए, साइंस एंड टेक के लिए कोर ध्यान करंट अफेयर वाले की तरफ होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल, जैसे कॉन्सेप्चुअल क्रिस्पर कास 9 वगैरह, अब वो करंट अफेयर में हर साल ही आता रहता है, तो कॉन्सेप्चुअल में भी देख के क्या ही कर लो, है ना। तो आप करंट पे ज़्यादा ध्यान रखिए, लेकिन कॉन्सेप्चुअल में जो कोर टॉपिक्स हैं उनको मिस मत करिए, ठीक है। तो ये तो हो गया ये सारी चीज़ें। अपन सी सेट की अपन ने बात कर ली थी। नोट्स की अपन बात कर रहे थे कि अपन को नोट्स, क्या अपन को नोट्स बनाने चाहिए या फिर नहीं बनाने चाहिए। क्या मेरे को ऐसा लगता है, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। मेरे को हर चीज़ नोट्स बना के याद होती है, मेरे को बुक से डायरेक्टली याद नहीं होता, तो मैं हर चीज़ के नोट्स बनाता हूँ। चैट जीपीटी वेट जीपीटी से आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके नोट का कमांड दे दो तो वो बहुत अच्छे नोट्स खुद भी बना के दे देगा, उसको डायरेक्ट कॉपी कर लो अपने डॉक में, या फिर आप हैंड रिटन भी बना सकते हो। तो ये सब की अपनी अपनी वो होती है। मैं आधे लोगों को ऐसे जानता हूँ जो मैं आधे लोगों को ऐसे जानता हूँ जो कि नोट्स बना के पढ़ते हैं, मैं आधे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, तो मैं आधे लोग ऐसे भी जानता हूँ जो बिना नोट्स के ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ वो नहीं है। मेंस में नोट्स की जरूरत होती है, जिसके अपन अभी बात करते हैं। देखो मेंस की अब अपन बात करते हैं। तो मेंस में देखो सबसे पहले तो अपना क्या है ना, 7 कोर सब्जेक्ट हैं हमने, ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2। यार देखो इसमें भी सब जितना भी यूपीएससी में प्री मेंस कुछ भी हो, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है हर चीज़ का, PYQ। आप PYQ पे फोकस रखिए, हर सब्जेक्ट में सब कुछ अच्छा होगा। अब अपन करते हैं डिटेल में बात। सबसे पहले अपन को ऐसे में क्या करना है। तो यार आप क्या करिए, आप ऐसे में आप टॉपर्स कॉपी देखिए कि उन्होंने किस वे में ऐसे लिखा, और अपनी नेचुरलनेस को, अपनी जो नेचुरलिटी है उसको अवॉइड मत करिए। आप मैन मेड मत बनाइए ऐसे को, जो प्योर ऐसे होता है, जो नॉर्मली अपन लिखते हैं, आप नॉर्मल जो बेसिक लैंग्वेज में जैसे बातें करते हैं, आप उसी लैंग्वेज में अगर ऐसे लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। दूसरी चीज़, कितने ऐसे लिखने चाहिए। यार देखो कुछ वो नहीं है, जितने ज़्यादा ऐसे लिखोगे उतने ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, मेरा यह मानना है। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ टॉपर मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो भी, जिन्होंने मतलब है ना एक ऐसे लिखा और 140 नंबर लिया है। तो देखो अपन 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 को खुद को है ना एक एवरेज इंसान मानना चाहिए। मोस्ट ऑफ दी लोग जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो अपने मतलब मिडिल क्लास के बैकग्राउंड से होते हैं, तो हो सकता है राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी ना हो, स्कूल में मतलब इंग्लिश वगैरह में इतनी अच्छी कमांड ना बनी हो, तो अपन को प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप कम से कम 6-7 ऐसे तो लिखिए, और उसे किसी अच्छी कोचिंग वगैरह से इवेल्यूएट करिए, तो आपको गलतियाँ पता लगेगी, उन पर आप काम करिए। तो ये तो हो गई अपनी ऐसे की बात करते हैं GS1 की। तो यार GS1 में वही है, आपने जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा GS1 के लिए वो काफ़ी काम आएगा। तो GS1 के लिए सबसे ज़्यादा काम क्या आता है, जो आप जोग्राफी और हिस्ट्री जो आपने पढ़ी होगी, ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। यहाँ पे आप क्या करिए, हाँ हाँ बताएंगे बताएंगे भाई, बिल्कुल कैसे मार्क्स इंप्रूव करने हैं। तो देखिए आप GS1 की बात करें पर, तो GS1 में अब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना। तो लाइन से बात करते हैं। देखो GS1 में जोग्राफी आता है, GS1 में सोसाइटी आता है, GS1 में हिस्ट्री आता है। मेनली तो हिस्ट्री में वही आर्ट एंड कल्चर वगैरह, जोग्राफी हो गया और सोसाइटी, यही यही सारे टॉपिक्स आते हैं GS1 में। हाँ हाँ, मतलब तो उसके लिए फिर आपको क्या, पुअर इन इंग्लिश, तो आप फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब देखो वहाँ पे जाके आपको नहीं बोलेंगे कि आप अच्छा भी पुअर और आपकी इंग्लिश खराब थी लेकिन फिर भी आपने अच्छा लिखा तो 2 मार्क्स आप ज़्यादा ले लो, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं जानता हूँ लोगों को जो कि लाइक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से थे, इंग्लिश में स्विच किया और बहुत अच्छी रैंक लेके आए हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, आप भी किसी से कम नहीं है, तो आप भी लगे रहिए, है ना, प्रैक्टिस करना। तो अपन इसके बाद करते, तो ज्योग्राफी के लिए देखो, जो आपने एनसीईआरटी वगैरह जो भी पढ़ी होगी, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, भाई बहुत होती है ना। इसके लिए मतलब इतनी डीप में भी नहीं पढ़नी है, ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा, बहुत जेनरिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के लिए, तो वो आप इजीली हैंडल कर लेंगे, प्रैक्टिस से होंगे वो, मैं बताता हूँ आगे प्रैक्टिस कैसे होंगे। सोसाइटी के लिए सोर्स देखो ऐसा है, किसी भी कोचिंग का कोई भी मटेरियल उठा लेना। मैं तो मेरे को प्रहार वगैरह जो आती है ओनली है इसकी, मैंने वो की थी, वो अच्छी थी। हिस्ट्री के लिए कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो एंशियंट मिडिवल के तो क्वेश्चन डायरेक्टली आते भी नहीं है, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो आप नॉर्मली बस अपना पढ़ लीजिएगा, मतलब जो भी आपने नोट्स वोट्स बनाए होंगे जो भी प्रीलिम्स के लिए, बस वही पढ़ना है, और इसमें कुछ वो नहीं होता। GS1 में जो मेन मेन गेम आता है वो प्रैक्टिस का आता है। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे,
प्रैक्टिस आप सारी, आप पता है आप 10 के PYQ लगा लो तो 200 क्वेश्चन, 20 और 200 क्वेश्चन हो गए। हाँ बढ़िया। तो 200 क्वेश्चन हो गए, 200 वो हो गए, कोई भी टेस्ट सीरीज लोगे, 2-3 पेपर लगाओगे तो 250 क्वेश्चन अगर आप लिख लोगे, आपके 100 या 110 से नीचे नहीं आ सकते नंबर इसमें GS1 में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसके लिए फॉलो करनी है। GS2 के लिए आपको क्या करना है, GS2 के लिए भी अब सेम है। आपने जो अपने इसके नोट्स वगैरह बनाए होंगे और कुछ टॉपिक्स जो करंट न्यूज में चल रहे हैं, अपन करंट अफेयर की भी बात करेंगे अच्छे से। तो आप GS2 के लिए भी जो पॉलिटी सब्जेक्ट हो गया या फिर सोशल जस्टिस हो गया या फिर IR हो गया। अब IR है तो IR में तो आपको कुछ स्टैटिक पढ़ना भी नहीं है, सारा के सारा करंट अफेयर 4 क्वेश्चन आते हैं, चारों के चारों न्यूज़ में होते हैं, तो आप निकाल सकते हैं वो भी। सेम अगर बात करें GS3 की, तो इकोनॉमी और इन्वायरमेंट और और जो अपना इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक एंड एक कोई टॉपिक और होता है। तो ये जो 5 टॉपिक होते हैं इकोनॉमी के लिए, तो इसमें भी आपको कुछ रॉकेट साइंस नहीं करनी। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है चीज़ों की। देखो मेंस के जो नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स, वो मैं बताता हूँ वो कैसे बनेंगे यार। सो अभी करते हैं, सोशल जस्टिस यार, सोशल जस्टिस के लिए कोई बुक मत लो फालतू में, 2-3 बुकें आती हैं बड़ी मोटी मोटी सी, कुछ नहीं होता उनसे। ठीक है, कोई बुक मत लो यार, किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठा लो मेंस का, वो मेंस का कंपाइल करके देते हैं, वो कर लो, वो बेस्ट होता है मेरे हिसाब से। चौथी बात करते हैं GS4 के लिए। तो GS4 के लिए भी आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, पहले शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते जाना है और PYQ लिखना है, और फिर वो जो भी होता है टेस्ट सीरीज वगैरह वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करना है। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के लिए। शॉर्ट्स शॉर्ट नोट्स के लिए अपने वो क्या होंगे, क्या बोलते हैं, सोर्सेज क्या होंगे। तो देखो, आप कोई भी कोचिंग के मटेरियल जैसे अंडरस्टैंड UPSC वगैरह वाली जो बुक्स आती हैं मेंस की, आप वो फॉलो कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली में हिस्ट्री के लिए वही फॉलो की थी अपने इस बार के मेंस में। दूसरी चीज़, या फिर आप जो प्रहार वाली जो बुकलेट्स आती हैं, मतलब जो आपने फाउंडेशन किया होगा या फिर जो आपने प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाए होंगे, वो तो एक तरफ, वो तो है ही अपने अपने पास में। उनमें जो मेंस का कंटेंट है वो आप पढ़ ही रहे होंगे, या फिर वो आप इतना आपको आता ही होगा थोड़ा बहुत, है ना। जैसे कैक लेट सपोज कैक पे कोई क्वेश्चन आ गया, अब आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा कैक 148 आर्टिकल से स्टार्ट होता है, कैक की ये ड्यूटीज होती हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो ये तो आप बता दोगे। आपसे क्या पूछेगा कि क्या इश्यूज हैं और क्या क्या सॉल्यूशंस है, तो वो आपको मेंस के लिए ऐड करना है। वो आपको कहाँ से मिलेगा, अब उसके लिए आप पूरी इतनी मोटी बुक तो दोबारा पढ़ोगे नहीं, कैक की क्या ड्यूटीज है, क्या नहीं है, क्या नहीं है वगैरह वगैरह, डिटेल आपको डिटेल में क्या पढ़ना है कि क्या क्या इश्यूज है। फॉर एग्जांपल जो 2G स्पेक्ट्रम की जो रिपोर्ट आई थी, वो बाद में मतलब बाद में उस पर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हुई कि वो सही रिपोर्ट नहीं थी, इस टाइप से वगैरह वगैरह, है ना। और कैट के लाइक जो अवार्ड कैट की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो नॉन बाइंडिंग इन नेचर होती हैं, तो जो इश्यूज वगैरह हैं ये आपको आइडेंटिफाई करने होंगे टॉपिक की। वो कहाँ से होंगे, तो मैं बोलता हूँ कि किसी भी कोचिंग का जो कोई भी मटेरियल हो, मैं अपना कोर्स में बताता हूँ, मैं अपना एक तो IAS हब जो MK यादव सर चलाते हैं, उनके जो बुकलेट्स वगैरह मिल जाती थी मार्केट में, वो और PW ओनली IAS की जो इसमें बुक्स वगैरह आती थी प्रार वाली, मेरे को जो भी टॉपिक में गैप लगता था मैं इन लोगों की बुकलेट वगैरह से अपने शॉर्ट नोट्स बना लेता था और वही रिवाइज करते जाओ। प्लस अब क्या करना है ना, पूरे 3 महीने में जो प्रीलिम्स से भेजिए शॉर्ट नोट्स ही नहीं बनाते रहना है, अपन को शॉर्ट नोट्स को थोड़ा थोड़ा बनाना है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, फिर अपन को मेन फोकस टेस्ट पे लिखना है। टेस्ट कितने थे, मैं मतलब मेरे अकॉर्डिंग हर GS पेपर के अगर आप 4 टेस्ट लिखते हो तो वो मोर देन सफिशिएंट होंगे। रही बात करते हैं ऑप्शनल की, यार अब हर ऑप्शनल का अलग होता है। ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल के लिए अगर मैं बताऊं तो आप अगर PYQs लिखो डेली 5, मतलब जो आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो वो तो करो ही, डेली 5 PYQ भी अपने लिखो, उनके सॉल्यूशन देखो। अब ChatGPT वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ गई है, उनको फॉलो करते जाइए तो आप बहुत अच्छा हो जाएगा उसके अंदर। तो ये तो आ गई अपनी मेंस की बात। अब बात करते हैं अपन इंटरव्यू के लिए। यार इंटरव्यू के लिए तो मतलब मेरे थोड़े नंबर कम रह गए इंटरव्यू में। जो मैंने चीज़ देखी कि क्यों कम रह गए, तो वो थी कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था वहाँ पे जाके। मतलब मेरे को किसी ने बोल दिया कि इनका बोर्ड है और वो अच्छा नहीं है बोर्ड, वो नंबर नहीं देते, है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया वहाँ पे, तो आई थिंक कि उस वजह से है ना, मतलब मेरे इंटरव्यू के मार्क्स पे इम्पैक्ट हुआ। आई गॉट 162 मार्क्स ओनली, विच इज़ क्वाइट बिलो द एवरेज इस बार का। इस वजह से मेरे मतलब रैंक पे भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं घबरा गया था, और मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि आप अगर जितने ज़्यादा ज़्यादा मॉक इंटरव्यू दोगे
और आप अपने पीयर लोग, जब आप मेंस क्लियर कर लोगे तो आपके ग्रुप ग्रुप बन जाएंगे काफ़ी सारे, आपको कांटेक्ट में आ जाएंगे। अभी आपको बहुत कम लोग दिखते होंगे जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो रखा है। तो जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे तो आपको हर कोई लगेगा, जो भी आपके आसपास वाले होंगे ना, ग्रुप ऐसे बन जाएगा कि मेंस वाले। फिर आप जब मेंस क्लियर कर लोगे तो आपको एंट्री वाला ग्रुप बन जाएगा, तो वो ग्रुप अपने आप बन जाएगा। व्हाट विल यू डू विद योर नेगेटिव? यार मैं तो इस बार ही दूंगा दोबारा से, एक बार और फिर से, है ना। तो अब आपका जो ग्रुप ग्रुप बन जाएगा, तो उन्हीं के साथ आप लोग आपस में डिस्कशन वगैरह करते रहिएगा कि अच्छा इसके जो और कि इस पे क्या, मतलब जैसे मैंने सामने वाले से क्वेश्चन पूछ लिए, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिए कुछ इंटरव्यू वाले फॉर्मेट में, तो आप लोग उसको ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो इससे काफ़ी और डरना नहीं है। मैं तो काफ़ी मतलब मैं थोड़ा नर्वस हो गया था वहाँ पे जाके, क्योंकि मेरे को जो साथ में एक दो लोग थे उन्होंने बोल दिया था कि जैसे ये मैम का बोर्ड है और ये इंटरव्यू में नंबर नहीं देती, तो मेरे को थोड़ा डर लग गया था। इस वजह से मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था। फिर भी मैंने एंड में थोड़ा खींचने की कोशिश की थी, बट फिर भी वही चीज़ है कि लाइक योर फर्स्ट इम्पैक्ट विल बी योर लास्ट इम्पैक्ट। सो इस वजह से, सो ये तो अपनी तरफ की पूरी स्टोरी हो गई प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की। तो अब आप जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं 5-10 मिनट में आप पूछ सकते हैं ना। तो अपन लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन यार हाँ। सो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सर यू आर ऑडिबल, थैंक यू। वेयर डिड यू गेट योर मोटिवेशन, हाउ वाज योर प्रीलिम स्ट्रेटेजी? मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, आप अगर आगे से देखेंगे तो आपको प्रीलिम स्ट्रेटेजी पूरी मिल जाएगी। जय हिंद सर, गुड इवनिंग सर, कॉन्ग्रेचुलेसन, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच सर। आई अटेंडेड समटाइम इट इज़ नॉट फिजिबल। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया था आपका आयुषी की जो मतलब एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? यार मेरे अकॉर्डिंग तो एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट टेस्ट आपको रेगुलरली आप देते रहो। और एनालिसिस, एक मैं आपको तरीका बताता हूँ एनालिसिस को तोड़ने का, कि काफ़ी टाइम लग रहा हो। तो जिस दिन आपका टेस्ट है ना, अभी क्या होता है, अपन एक टेस्ट देके आएंगे 2 घंटे का, उसके 3-4 घंटे बाद तो अपन से पढ़ाई भी नहीं होती। तो आप ट्राई करिए कि जिस दिन आप टेस्ट देके आएंगे उसी दिन आप उसको एनालाइज कर लें शाम तक। तो उससे क्या होगा, जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी कम हो जाएगा। टेस्ट आपके दिमाग में ताज़ा ताज़ा चीज़ें रहेंगी कि आपने क्या अटैम्प्ट किया था, क्या सोचा था उस समय, तो वो एनालिसिस करने में हेल्पफुल रहेगा। तो आई थिंक जिस दिन भी टेस्ट है आपका, उसी दिन आपको टेस्ट को एनालाइज करिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं। सर करंटली आई एम स्टडिंग बट सो शुड आई स्टडी फ्रॉम। हाँ, तो मैंने आपको बताया जो आप प्राइमरी फोकस अपना करंट अफेयर्स पे रखिए साइंस एंड टेक में। और कॉन्सेप्चुअल यार एक दो क्वेश्चन आएंगे, और मोस्टली तो यार ऑल वॉल आंसर नो आंसर होता है इन सब साइंस एंड टेक का, तो इतना लोड भी नहीं लेना है ना। सर आई एम परसुइंग माय बीटेक इन, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस, आई वांट टू गाइड, आई वांट योर गाइडेंस। ठीक है, जो भी है। यार बीटेक कर रहे हो आप और थर्ड ईयर में हो, तो प्रिपेयर करना चाहिए यार। मेरे हिसाब से तो आप कहीं का लाइक किसी कोचिंग का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लो। अब तो काफ़ी सस्ते में भी काफ़ी सारी कोचिंग का हो गया है। बस जो भी ज्वाइन करो उसको फॉलो करते रहो, तो आपका फोर्थ ईयर तक आते थे सब कुछ अच्छे से खत्म हो जाएगा। या फिर आप इंटरनली काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो तो आप खुद से भी अपना स्टार्ट वगैरह कर सकते हो, है ना, प्रिपरेशन करना। जो मैंने रिसोर्सेज बताया कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी से स्टार्ट कर दो और डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करो, सब कुछ अच्छा होगा। सर विल यू टेक यू आर टेकिंग मैराथन क्लासेस फ्रॉम यूट्यूब दिस? नहीं यार भाई, मैं तो नहीं ले रहा मैराथन क्लास, मेरे को तो खुद अटेम्प्ट देना है अभी यार। मैं क्या लूँगा मैराथन क्लास? हाँ, कोई अच्छी हो तो मेरे को सजेस्ट कर देना यार। सर माय फर्स्ट अटेम्प्ट रिलेटेड ऑन हाउ स्कोर मार्क्स मींस इज मेजर फैक्टर फॉर सिलेक्शन। आई थिंक बिल्कुल सही बात है भाई, मेंस बिल्कुल मेजर फैक्टर होता है सिलेक्शन का। हाउ विल आई एबल टू, यार स्कोर मार्क्स में यार देखो ऐसा होता है कि अपना प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छे से जमा जमा की चीज़ें लिखो। अब यार अब ऐसा होता है ना, मैं आपको कुछ कुछ जो कुछ ज्ञान होता है ना वो प्रैक्टिस से ही आता है ना। अब मैं आपको ऊपर ऊपर से ज्ञान दे सकता हूँ कि आप है ना यहाँ से पढ़ लो और ये सोर्स ले लेना और इस तरीके से मैं आपको बस गाइड कर सकता हूँ, चलना आपको ही पड़ेगा। तो आप जो बोल रहे हैं कि हाउ विल आई एबल टू स्कोर मार्क्स इन मेंस, तो आप पहले मेंस का पेपर तो लिखो। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उससे एक दो आंसर लिखो, तब आपको पता लगेगा कि आपकी क्या गलती है, और तब आपको पता लगेगा कि हाउ विल आई बी एबल टू स्कोर मार्क्स इन द मेंस। ठीक है, ये सर सेम ईयर आई एम पुअर इंग्लिश। यार कोई दिक्कत नहीं है यार, इंग्लिश इंग्लिश में ऐसा कुछ वो नहीं है। थोड़ा हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है अपन को, है ना। जैसे मैं खुद अभी मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ था, तो केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 जयपुर से। तो उधर भी मतलब मैं इंग्लिश का माहौल इतना नहीं था, मतलब वैसे बोलते थे कि लोग तो है ना, मतलब केवी के लिए एक लोग बोलते हैं कि वहाँ पे तो है ना इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाते हैं, तो इतना वो नहीं था। बट ठीक है, मैंने ट्राई करने की कोशिश की, तो मेरे को थोड़ा अब मतलब
फिर मेरे को एक मतलब मैंने 3-4 महीने लगे थे मेरे को फ्लो में आने में, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप आ जाओगे। फिर आई एम प्रैक्टिसिंग गुड। बुक फॉर सोशल जस्टिस नहीं यार, मैंने मना कर दिया। बुक मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं लेनी चाहिए कोई बुक फॉर सोशल जस्टिस। ब्रदर आई एम डूइंग BBA राइट नाउ एंड आई एम वीक इन मैथ्स। ठीक है। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन MBA एग्जाम। सो आई आई एम वेरी टेंस्ड अबाउट बैकअप। यार आप मतलब क्या मतलब आप MBA की तैयारी कर रहे हो UPSC की तैयारी? यार देखो यहाँ पे तो देखो UPSC की गाइडेंस चल रही है। बाकी यार आई डोंट वांट टू ऑल वेस्ट टाइम इन MBA एग्ज़ाम। तो यार फिर मत दो, मतलब अभी तो और भी कुछ और एग्ज़ाम्स होते हैं वो दे सकते हो। BBA के बाद आप डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हो, है ना। BBA के बाद भी अच्छी खासी कुछ आजकल नए जो AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह और रोबोटिक्स वगैरह के इनके कोर्सेज होते हैं वो भी कर सकते हो आप। BBA है तो इसका मतलब अभी मतलब और भी कर सकते हो। डिस्टेंस लर्निंग कोर्स होते हैं यूडेमी वगैरह वगैरह, मतलब जो भी होते हैं, तो आप उनसे अपना ऑप्शंस वगैरह देख सकते हो, है ना। हेलो सर, विच कोचिंग शुड आई ज्वाइन फॉर GS फाउंडेशन कोर्स फॉर? देखो यार, कोचिंग अगर ज्वाइन करनी है तो आई थिंक 3-4 कोचिंग्स हैं। पहले विजन आईएएस भी हुई थी, बट अब मैं विजन आईएएस को इतना नहीं मानता। आपको अगर कोचिंग ज्वाइन करनी है तो यार देखो, पहला ऑप्शन होता है अपना बाजीराव, दूसरा ऑप्शन होता है अपना नेक्स्ट आईएएस, तीसरा ऑप्शन होता है अपना फोरम आईएएस। यहाँ पे ठीक है थोड़ी फीस ज़्यादा है, लेकिन यार वो लोग मतलब है ना, मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन रहते हैं। जैसे फोरम आईएएस से तो मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ, मैं खुद वहाँ पे कॉपीज वगैरह चेक करता हूँ, और मैंने बीच में कंटेंट का भी काम किया था थोड़ा बहुत नेक्स्ट साइज वगैरह में। तो मतलब मेरे को इन कोचिंगों का पता है कि अच्छे से करते हैं। बाकी यार मेरे को लगता नहीं है आप मतलब ये जो छोटी मोटी कोचिंग्स होती हैं इनमें तो नहीं देना चाहिए। बाकी हाँ, ऑनलाइन के लिए अगर आपके पास फाइनेंशियल कुछ है तो आप सारथी आईएएस या फिर PWO जैसे भी कोर्स ले सकते हो, है ना। तो ये आप कर सकते हो। सर कैन यू प्लीज गाइड ऑन इम्प्रूविंग टाइम और टाइम फॉर आंसर राइटिंग? यार देखो इसमें क्या अच्छा आयुषी जी हैं कि इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है, तो काफ़ी ध्यान से सुन रहे हो आप, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब आपको क्या है ना, देखो आंसर राइटिंग में टाइम इंप्रूव करना है तो आपको टाइम कम करना है आंसर राइटिंग में। तो आप एक रूल बना लो अपना, मैं वो बताता हूँ। एक रूल बना लो कि आपका पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखते कूद मत जाओ उस पर लिखने के लिए। आप क्वेश्चन देखो, आप 15-20 सेकंड या फिर अभी प्रैक्टिस करो 1-2 मिनट के लिए, पहले सोच लो दिमाग में कि अच्छा इसमें मैं ये लिखूंगी इंट्रो में, ये हेडिंग आएगी। उसके बाद अपना पेन उठाओ और स्टार्ट करो। पेन अपना एक मोरल बना लो कि अपन को पेन नहीं उठाना है। एक बार मैंने पहला वर्ड लिख दिया आंसर का, तो पेन है ना, पेन इतनी ऊंचाई से ऊपर नहीं उठेगा। पेन को इसी लेवल पे चल के चलते रहना। तो उस तरीके से आप 3-4 क्वेश्चन लिखने के से प्रैक्टिस करो। शुरू में हो सकता है थोड़ा कंटेंट की कमी पड़ेगी, पर धीरे धीरे वो कंटेंट भी अपने आप आ जाएगा। लेकिन आप पहले, आपका टारगेट होना चाहिए आप पहले टाइम कम करो, तो उसके लिए आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। BTech इन प्लास्टिक इंजीनियर, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, अच्छा यार मैंने सुना नहीं है कहाँ होती है प्लास्टिक इंजीनियरिंग, मतलब क्या होता है इसमें, क्या पढ़ाते हैं मतलब? करंटली BTech में यार वही सब है, आपको वही सब करना है जो मतलब जो मैंने आपको बताया ना। अब यार कुछ मत करो, आप तो आज से ही अपना बुक उठाओ, लक्ष्मीकांत वगैरह जो भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो भी डाउट आ रहा है, अब यार इतनी सारी चीज़ें आ गई है, यूट्यूब है, ChatGPT है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो भी आपको डाउट आता है इसमें पूछ लो, वो बताते जाएंगे। तो एक बार स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपको अपनी अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पता लगने लग जाएगी, तो आप उस पर अपने आप खुद काम करने लग जाओगे, है ना। सर प्लीज़, हाँ सर प्लीज़ टेल मी अ लिटिल अबाउट एथिक्स। यार एथिक्स के बारे में तो मैं कैसे बता सकता हूँ, मतलब अच्छी चीज़ है तो सबको फॉलो करनी चाहिए। बट अगर आप कुछ क्वेश्चन पेपर के लिए पूछ रहे हो GS4 के एथिक्स के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या करना है कि भाई देखो, किसी मतलब देखो, या तो आपने फाउंडेशन वगैरह ले रखा है तो अच्छी बात है, उनके नोट्स होंगे, नहीं तो किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठाओ, शॉर्ट मेंस वाला, उसको फॉलो करो, उसके अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लो 1 वर्ड टाइप के, समझ समझ के। दूसरी चीज़, PYQ पे बहुत ज़्यादा फोकस रखो। आप मतलब आप ये मैं सोचो कि मैं पहले कोर्स कर लेता हूँ फिर PYQ, नहीं, पहले दिन से आपने थोड़ा सा एथिक्स का पढ़ा, उसी दिन आप 4 PYQ उठाए, आपने सोचा कि आप इसमें क्या क्या लिख सकते हो, जॉट डाउन किया, ब्रेनस्टॉर्म किया, उसके बाद आपने गूगल किया, उसके बाद आपने उसको मॉडल आंसर भी देख लिया कहीं से, तो आपके अंदर चीज़ें ना वो दिमाग में घुसनी चाहिए एथिक्स की, कि अच्छा कि, और ये मैं बता रहा हूँ एथिक्स वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट है GS 1 2 3 4 में। क्योंकि एक बार अगर आपको समझ में आ गया कि क्या करना है, तो आपको रटने की कुछ जरूरत नहीं है।
बस आपको समझ में आ गया कि मुझे वो कैसे आंसर लिखना है और कैसे किस वे में सोचना है, तो वो आपको खुद से आएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर दीप, थैंक यू भाई, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच सर। शुड आई गो टू दिल्ली और ऑनलाइन कोचिंग और सेल्फ? यार देखो, अगर मतलब मैं मानता हूँ कि अगर आपके पास इनफ पैसा है और अगर आप इनफ मोटिवेटेड हो तो ठीक है, मतलब दिल्ली में हेल्प होगी आपको काफ़ी ज़्यादा। बट अगर आपको लगता है कि आपको आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, मतलब बता नहीं सकता मैं यूट्यूब वगैरह पे, लेकिन सबको पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं वो जो भी होती है। तो अगर आपको लगता है कि आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो आप फिर घर पे बैठ के ऑनलाइन कोचिंग करो। सेल्फ के लिए यार मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर आपके पास है, मतलब तो बहुत सस्ते में हो गए हैं चीज़ें, है ना। इन द एंड तो सेल्फ ही करना है, लेकिन अगर बहुत सस्ते में चीज़ें अपन को मिल जा रही हैं, कोर्सेज वगैरह, है ना, कुछ कुछ ऑनलाइन कोचिंग के कोर्सेज काफ़ी सस्ते में हैं, तो आप चांस ले सकते हो। तो आपका एक ठीक है, अगर आप वहाँ से आपका कंटेंट नहीं भी बनेगा तो एक एटलीस्ट आपका शेड्यूल तो बन जाएगा वहाँ से, आपको फ्लो तो आ जाएगा एटलीस्ट। और घर से अगर आप ऑनलाइन करोगे तो हो सकता है आपके आसपास वाले बच्चे ना हो यूपीएससी वाले, तो एटलीस्ट वहाँ पे हो सकता है कुछ कुछ बच्चे मिल जाए आपको यूपीएससी वाले, है ना। तो मतलब एक चेक और बैलेंस रहेगा आपके ऊपर, है ना। तो आप आई हैव बीन रीडिंग आईडीएससी 3 times, दृष्टि हैज बीन रीडिंग एनसीईआरटी ऑन द वे, सो शुड आई? क्या मैं समझ नहीं आया सर। आई हैव बीन रीडिंग एनसीईआरटी फॉर 3 times एंड दृष्टि आई एस हैज बीन रीडिंग एनसीईआरटी ऑन द वेब फॉर 3। यार ये मतलब समझ नहीं आ रहा है यार मेरे को, मतलब हो सकता है कि आप 3 साल से दृष्टि और एनसीईआरटी की बुक 3 बार आपने दृष्टि एनसीईआरटी, हाँ तो वो आगे का पढ़ो, आप प्रीलिम्स के टेस्ट वगैरह लगाओ, मेंस के आंसर लिखो। अब आपने 3 बार पढ़ लिया है तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा पढ़ो उसे, है ना। ऑप्शनल को फाइनलाइज, यार देखो ऑप्शनल को फाइनलाइज करने के लिए आपको क्या करना है ना, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑप्शनल को ऑप्शनल को अपन कैसे फाइनलाइज करें। देखो, एक होता है नंबर, एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। देखो अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें, अब ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो होना चाहिए यार, देखो, है ना। और होगा ही, मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो भी है, अगर उस ऑप्शन में नंबर आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आप वो चूज़ कर लो। अगर आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से लोग सेलेक्ट नहीं करने हैं तो ईगो में नहीं आना कि मैंने तो ये 4 साल पढ़ा था तो मैं इसको ही पढ़ूंगा। ठीक है, कुछ कोई मतलब नहीं है, आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ लोग होते हैं जिन्होंने मैथ्स में बीएससी कर रखी होती है प्राइवेट कॉलेज से या गवर्नमेंट कॉलेज से, जिले के उससे। अब उन लोगों को पता ही नहीं है कि यूपीएससी में किस लेवल की मैथ्स पूछी जा रही है, तो अब भर भर के लोग मैथ्स ले ले रहे हैं। मेरा मेरा जयपुर जयपुर में सेंटर पड़ता है मेंस का, तो मैं उधर देखता हूँ काफ़ी सारे बच्चे मैथ्स के हैं और लिटरली मतलब उन लोगों ने नहीं पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में उस लेवल का मैथ्स, और एक एप्टीट्यूड भी मतलब नहीं डेवलप हो पाया 11th 12th और मैथ्स का उस समय। लेकिन ग्रेजुएशन में पास हो गए तो उन्हें लगा मैथ्स काफ़ी ईजी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप तो वो लो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। दूसरी चीज़, उसमें नंबर आते हैं। मेरा पर्सनल था, मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन ले रखा था इस साल, अराउंड मैंने 275 मार्क्स स्कोर किए उसके अंदर, तो विच इज़ क्वाइट अबव द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द ऑप्शनल इन दिस ईयर। तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्स योर ऑप्शनल? सर यार मेरा तो एंथ्रोपोलॉजी है। सर आई एम स्टूडेंट, आई इंटर्नशिप विल बी कंप्लीटेड इन 3 months, आई एम कंफ्यूज फ्रॉम वेदर फ्रॉम एनसीईआरटी और फ्रॉम। यार देखो एनसीईआरटी वो हर बुक की नहीं, आप तो स्टैंडर्ड सोच उठाओ यार। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी वो पढ़नी किस चीज़ की है, मतलब एनसीईआरटी देखो यार, देखो एनसीईआरटी हर चीज़ की नहीं पढ़नी है अपन को। एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी की पढ़नी है और किसी की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। ठीक है, आप पॉलिटी एक बार कंप्लीट करोगे लक्ष्मीकांत से तो ठीक है, उसके बाद आप वो पढ़ सकते हो अपने लिए, जो अपना वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, कुछ पॉलिटिकल थ्योरीज वगैरह की कुछ बुक्स वगैरह हैं, आप वो बाद में रेफर कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में हमें तो मतलब स्टार्टिंग में मेरे को नहीं लगता कि आपको पहले ही एनसीईआरटी की तरफ कूद जाना चाहिए हर चीज़ में। अब ज्योग्राफी की आप 6 साल की एनसीईआरटी थोड़ा ना पढ़ोगे, आप सीधे 11th 12th की उठाओ ना, वहीं से तो क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, 3 साल में एक सवाल, 3 सालों में कोई एक सवाल आ गया जिसने 6th की एनसीईआरटी से पूछा था, तो तुम पढ़ोगे थोड़ी ना वो, तो फिर टाइम और वो वही नहीं है। और इतनी इतनी अंडरस्टैंडिंग तो इनको पढ़ के हो जाएगी, आप वैसे भी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड सोर्स उठाओ, स्टैंडर्ड बुक्स। एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के लिए स्टैंडर्ड बुक्स है, और कुछ पॉलिटिक्स वगैरह और पॉलिटिकल और इकोनॉमी के लिए वो बाद में पढ़ना, अभी मत पढ़ो। अभी आपको एनसीईआरटी उठाओ, ज्योग्राफी उठाओ, नहीं तो स्टैंडर्ड बुक पे जाओ। सर आई एम सर आई टेंड टू फॉरगेट इवन आफ्टर मल्टीपल रिवीजन, डू मोड्स प्लीज गाइड मी। यू टेंड टू फॉरगेट, तो यार देखो ऐसा है कि ठीक है, मतलब
फॉरगेट, ठीक है, मतलब देखो ह्यूमन नेचर है अपना, मतलब भूल जाते हैं मल्टीपल रिविजन्स में, बट कोई नहीं यार, अब आप थोड़ा और रिवाइज करिए, थोड़ा और फोकस होकर अगर पढ़ेंगे तो वो चीज़ें याद रहेंगी, और नहीं भी होती यार तो आप रिवाइज करते रहो करते रहो करते रहो, वो चीज़ें अपने आप आती रहेंगी दिमाग में, है ना। थैंक यू सो मच सर, यू विल अंडरस्टैंड इट डायरेक्टली फ्रॉम द, यार यार अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोई रॉकेट साइंस यार, उसमें कोई वो तो बताएंगे नहीं कि न्यूक्लियर फ्यूजन और उसके फॉर्मूले यूरेनियम के, कुछ रॉकेट साइंस तो होगी नहीं उसके अंदर, नासा की रिसर्च चल नहीं रही, नॉर्मल सी चीज़ है, उसमें बताएंगे, स्टैंडर्ड बुक में भी वही चीज़ बताएंगे, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आपको नहीं समझ में आ रहा तो वही तो बोल रहा हूँ, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो चैट जीपीटी कर लो, ये ग्रोक से पूछ लो, इतने सारे बहुत सारे एआई वाले आ चुके हैं, ये यूट्यूब करके किसी की वीडियो देख लो उस टॉपिक के लिए, तो वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और एनसीईआरटी में भी बाबू इतनी वो कोई इजी लैंग्वेज में नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी में भी काफ़ी टफ लैंग्वेज है, तो मतलब आई थिंक स्टैंडर्ड बुक्स में मेरे को लगता है कभी कभी ईजी लैंग्वेज में कम्पेयर टू एनसीईआरटी। तो मतलब मैं जो बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ आई थिंक ज्योग्राफी के लिए अच्छी है, बाकी के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट एनी एनसीईआरटी। बाकी आप बाद में आप पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली कोई टॉपिक हो तो आप बाद में पढ़ सकते हैं उसे। स्टार्टिंग में जो अपनी स्टैंडर्ड सोचा आप उसको पूरा कर लीजिए, बाद में आप उसमें वैल्यू एनरिचमेंट कर लीजिए। वरना अभी क्या होगा, आप एनसीईआरटी उठाओगे, 6 महीने तक एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे, एनसीईआरटी नहीं खत्म हुई और कुछ समझ में भी नहीं आया, फिर अब स्टैंडर्ड बुक में जाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो एनसीईआरटी में था ही नहीं, क्वेश्चन तो यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से नहीं आ रहे, वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से नहीं आ रहे, तो इस कन्फ्यूजन में नहीं रहा है, अपने स्टैंडर्ड बुक से ही आप स्टार्ट करिए, ठीक है। सो और किसी का, यार मेरा ऐसा कोई टेलीग्राम चैनल तो नहीं है, लेकिन मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है तो एन मथुरिया, मैं बता देता हूँ, NNMATHURIYA, एन मथुरिया मेरे टेलीग्राम की आईडी है, एन मथुरिया, जो मेरा नाम है नरेंद्र मथुरिया, मथुरिया वाली वही स्पेलिंग है, एन एन डालना है और सब कुछ छोटा है, छोटे में है। आप इससे आप वो कर सकते हैं ना, तो आप इसको आप मतलब एन मथुरिया स्मॉल में आप मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और एन मथुरिया के नाम से ही मेरा वो भी है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, अगर आप वहाँ पे भी करना चाहते हो वहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यार टाइम हो रहा है काफ़ी, तो अपन एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट सेशन भी है, तो फिर अपन चलते हैं। और किसी को भी डाउट हो तो मैंने आपको बता दिया, एन मथुरिया मेरा टेलीग्राम चैनल है, एन मथुरिया मेरी वो है, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम आईडी, तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं मेरे को, ठीक है। सर आई वांट टू टेक मेडिकल चेंज ऑप्शन, आई एम इंटरेस्टेड आउट ऑफ सिलेबस वेस्ट इन मेडिकल, तो बिल्कुल यार, मतलब बट अ लॉट ऑफ सिलेबस वेस्टेड इन मेडिकल साइंस। यार देखो अगर आपको इंटरेस्ट है मेडिकल और मेडिकल साइंस में यार, मतलब मेरे को लगता है काफ़ी अच्छे अच्छे वो आ रहे हैं आंसर, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपर्स भी आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा स्कोप भी है, तो अगर आप मेडिकल साइंस ले सकते हो ले लो, नहीं तो आप मेडिकल साइंस वालों को मैंने देखा है एंथ्रोपोलॉजी में वो लोग अच्छा स्कोर करते हैं, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट और कौन है, सर आईडी सेंड इट हियर प्लीज़, यार मैंने बता दिया है, आपका मैसेज भी आ गया मेरे पास। हाउ डू कट ऑफ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, यार ये तो कुछ मतलब यार डिस्ट्रैक्शन क्या ही, अब क्या ही डिस्ट्रैक्शन होता है, मतलब आप पढ़ाई करिए अपनी, और तो क्या ही, आप फ़ोन वोन कम चलाइए, फ़ोन को दूर रख दीजिए, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, कुछ यूपुलटोमिया ऐप है, एक ट्री वाला ऐप भी आता है, वो सब आप फॉलो कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शन के लिए। बाकी यार मतलब यही सब है मेरी तरफ से, तो है ना, बाकी और किसी को पूछना तो बताइए, वरना फिर अपन बंद करते हैं ना। प्लीज सेंड दिस, यू आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड। यार मैंने बताया ना आपको, यार मैंने बताया ना आपको, एन मथुरिया, NANMATHURIYA, ये मेरा टेलीग्राम है, आप इस पर मेरे को कर सकते हैं। बाकी मैं सर से बोल दूंगा, सर लिंक में डाल अपने वो उसमें डाल देंगे, मेरा टेलीग्राम वाला है ना। अरे थैंक यू सो मच आयुषी जी, थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप भी अपना कीजिए। हाउ टू चूज ऑप्शनल, यार निखिल शर्मा, मैंने ऊपर बता दिया है, बट मैंने मतलब आपको शॉर्ट में बताऊँ 2 मिनट में, तो ऑप्शन चूज करने के लिए आपको क्या करना है ना कि इंटरेस्ट, मार्क्स और लोग ले रहे हैं नहीं ले रहे, मतलब आपका इंटरेस्ट, ग्रेजुएशन और मार्क्स, ये चीज़ें इन तीनों के कॉम्बिनेशन में आप देखिए। आई वुड से कि मार्क्स जिसमें ज़्यादा आ रहे हैं आप उसको प्रेफर करिए, और हाँ मतलब ऐसे ऊट पटंग ना हो ऑप्शनल, जैसे मैथिली लिटरेचर में मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो मैथिली लिटरेचर थोड़ा ना ले लेंगे, हाँ आर्ट वार्ट वाले हैं
कि ठीक है इस साल PSI यार अच्छा चल रहा है तो PSI ले लीजिए, एंथ्रो अच्छा लग रहा है तो एंथ्रो ले लीजिए, है ना। और एक पे स्टक रही है और अच्छे से पढ़िए, है ना। नहीं नहीं यार, स्किप स्किप मत करो यार भाई, स्किप मत करो, दो अभी मतलब थोड़ी मेहनत करो और दो, अभी स्किप स्किप मत करो। सर विल द प्रिपरेशन बी डन विद, यार बिल्कुल हो सकती है 10 उस दिन, मतलब मैं तो, मेरा एक दोस्त है वो इंडियन पोस्टल सर्विस में है, वो तो अपने जो गाड़ी में जाता था तो ड्राइवर गाड़ी चलाता था और वो पीछे बैठ के लेक्चर लेता था, उसको इतना टाइम मिलता था, तो और उसका भी क्लियर हो गया। तो कर सकते हो भाई, बिल्कुल, है ना। तो चलिए गाइस, अब इसको यहीं पे बंद करते हैं, बाकी और किसी को भी डाउट हो तो मैंने अपना मैं सर को बता दूंगा, सर अपनी जो मेरा टेलीग्राम आईडी है वो इसमें डाल देंगे, एन मथुरिया मेरी टेलीग्राम आईडी है और यही मेरा इंस्टाग्राम चैनल अकाउंट भी है। ऑडियो वाई डिस्ट्रैक्शन, यार पढ़ाई करो यार भाई, क्या डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन, मतलब क्या ही है, मतलब ठीक है, मतलब पढ़ाई वढ़ाई करो, है ना। चलिए सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मोहम्मद फैजली, थैंक यू भाई, बाय, ठीक है।